हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने थर्ड सेमेस्टर बीएससी की पुस्तक एक और द्रोणाचार्य में उत्तरार्ध पार्ट 2 लेकर जा रही हूँ। पिछले आपने यूट्यूब में देखा है कि पूर्वार्ध था जिसमें द्रोणाचार्य अर्जुन ये सब बातें कर रहे होते हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है। मंच खाली है, फ़ोन की घंटी बज रही है। लीला आकर फ़ोन उठा लेती है। लीला, हेलो, कौन? मिसेस शुक्ला, मैं लीला बोल रही हूँ। नहीं नहीं, प्रिंसिपल साहब अभी लौटे नहीं। क्या कहा? साड़ी हाउस में नया स्टॉक आया है, लेकिन मैं तो परसों ही शॉपिंग कर आई हूँ। अच्छा, तो नैनीताल की तैयारी है। अच्छा अच्छा, मिस्टर शुक्ला दौरे पर जा रहे हैं हो? आइए। अपनी अपनी गाड़ी ले जाएंगे या सरकारी? बड़ी मौज रहती है आप लोगों की। आऊँगी क्यों नहीं, ज़रूर खिंचाई करेंगे मिसेज दरबार की। पुलिस वाले की औरत हुई तो क्या हुआ? हाँ हाँ, सुदीप पास हो गया है, फर्स्ट आया है। आम आम के अचार में कलौंजी कितनी डाली आपने? 100 ग्राम। मैं तो 125 डालती हूँ। नहीं नहीं, तकलीफ़ क्यों उठाती हैं? अपना चपरासी भेज दूँगी। अच्छा अच्छा, नमस्कार। अरविंद आता है, थका सा, परेशान सा। लीला रिसीवर रखती है। सुलीला फ़ोन की टिपाई पर से पत्र उठाकर देती हुई, सुदीप की चिट्ठी आई है। अरविंद अनमयस्क भाव से, रख दो, पढ़ लूँगा। लीला, अरे पढ़ो भी, मेरिट में पहला आया है मेरा बेटा। अरविंद, तो मैं क्या करूँ? क्या? लीला बोलती है, क्या फर्स्ट आना कुछ होता नहीं है? अरविंद, होता है तो पूरे शहर में मिठाई बांटो। लीला, इस तरह काट क्यों रहे हो? अरविंद, काटू नहीं तो क्या करूँ? तुम लोगों की मेहरबानी से प्रिंसिपल जो हो गया हूँ। लीला, तो बुरा क्या हुआ? अरविंद, बड़ा राज सिंहासन मिल गया है ना, एक दिन तो चैन की सांस मिलती, रोज कोई ना कोई परेशानी। लीला, इतना सोचोगे तो कैसे चलेगा? अरविंद, तो मर जाऊँ। लीला, क्या प्रिंसिपल बनकर तुम सुखी हो? अरविंद, हर आदमी मुझे बेईमान और मौकापरस्त समझता है, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। यदु का प्रवेश। यदु, क्या हो गया यार? प्रिंसिपल बनने के बाद तुम्हें जाने क्या हो गया? अरविंद, क्या हो गया है मुझे? यदु, किसी काम के आदमी नहीं रहे, जब देखो चेहरा लटकाए रहते हो। अरविंद, और बनाओ प्रिंसिपल, कहीं का नहीं रखा मुझे। यदु, आखिर बात क्या हो गई? अरविंद, कुछ नहीं। यदु, कुछ तो हुआ है, मैं तुम्हारी नस नस जानता हूँ। अब बताओगे भी या चमगादड़ों की तरह मुंह लटकाए रहोगे? अरविंद, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। यदु, क्या प्रेसिडेंट ने कोई अनसठ बात कर दी है? अरविंद, उसकी आदत पड़ गई है। यदु, कितने लेक्चर ने बदतमीजी की? अरविंद, मुझे बात ही कौन करता है? यदु, तो फिर क्या हो गया? अरविंद, अब कैसे बताऊं, डूब मरने की बात है। यदु, लेकिन कहोगे भी? अरविंद, सुनोगे, राजकुमार ने एक लड़की पर बलात्कार करने की कोशिश की। यदु, बलात्कार किस लड़की पर? अरविंद, अनुराधा पर। लीला, इतनी नीच हरकत? अरविंद जोर से, तुम मत बोलो, तुम्हारे कारण राजकुमार आज कॉलेज में है। यदु, लेकिन यह घटना हुई कहाँ? अरविंद, और कहाँ, कॉलेज में। यदु, लेकिन कॉलेज में यह संभव कैसे, वह भी तुम्हारे रहते? अरविंद, जब किस्मत फूटी हो तो क्या करूं, मुझे खुद विश्वास नहीं होता, पर जो कुछ हुआ इतना सच है कि। यदु, लेकिन हो कैसे गया? आई कांट बिलीव। अरविंद, कॉलेज बिल्डिंग के पीछे का बगीचा तुमने देखा है ना, वहीं 4 बजे से कॉलेज के लड़के चले गए थे। मैंने सोचा गुलाब की नई कलमों को देख लाऊं। यदु, तो हैज हैज के पास पहुंचा तो लड़की की भयानक चीख सुनाई पड़ी। मैं दौड़ा, देखा तो राजकुमार अनुराधा पर झटपटा रही थी। इट वॉज हॉरिबल। मैंने राजकुमार को ललकारा, भाग गया। अनुराधा फूट फूट कर रोती रही। सामने समझे, इमेजिन माई स्टेट ऑफ माइंड। यदु, सचमुच बहुत दुखद है, पर वह लड़की बगीचे में अकेली क्या कर रही थी? अरविंद, किसी का इंतजार कर रही थी। यदु, किसका? अरविंद पूछने पर भी नाम नहीं बताया। यदु, हो सकता है किसी प्रेमी का इंतजार कर रही हो। अरविंद, तो कौन सा पाप कर रही थी? इसका मतलब यह तो नहीं होता कि उसे रेप कर दिया जाए। लीला, रोकोगे तो भी बोलूंगी। पूरी घटना के लिए तुम कहाँ जिम्मेदार हो? अरविंद, समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अगर मैं कठपुतली प्रिंसिपल ना होता तो उस बदमाश की हिम्मत हो सकती थी। यदु, फिर भी तुम्हारा इसमें क्या दोष है? जिसने किया है भुगतेगा। अरविंद, यू डोंट अंडरस्टैंड द
ट्रेजिडी। इस घटना का अकेला गवाह मैं हूँ। कल अदालत बनकर भी मुझे ही बैठना है। यदु, तो क्या उसने लिखित शिकायत की है? अरविंद, क्यों नहीं करेगी, और ना भी करेगी तो क्या मुझे ना मर्दों की तरह चुप बैठना चाहिए? लीला, तो क्या मामला तूल पकड़ेगा? अरविंद, इस बार तो बावंडर होगा। बात कल पूरे विद्यार्थियों में फैल जाएगी। लड़के राजकुमार को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए कहेंगे। हो सकता है पुलिस केस बन जाए। अगर चंदू भी शहर में हुआ तो पिछली बार का बदला चुकाएगा। यदु, लेकिन वह कॉलेज में कहाँ है? अरविंद, कॉलेज में ना होने से क्या होता, उसके साथी तो हैं। याद है ना, इन लड़कों पर हमने पुलिस के डंडे बरसवाए थे। उनके अगुआ लोगों को कॉलेज से निकाला था क्या वे चुप बैठ जाएंगे? मैंने सबके सामने झूठ बोला था। क्या वे मुझे माफ कर देंगे? यदु, रिपोर्ट दबा दो आगे। अरविंद कहता है, असंभव, पूरी घटना मेरे सामने हुई। यह सब कुछ इतना सच और भयानक रूप से सच है कि मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। लीला, लेकिन सच बोलने का मतलब जानते हो? अरविंद, कहा ना तुम चुप रहो। मैं सोचता था तुम बलात्कार की बात सुनकर तिलमिला जाओगी, राजकुमार को कठोर से कठोर सजा देने पर मुझे विवश कर दोगी, पर उल्टे तुम तो क्या सुविधाओं ने तुम्हारी संवेदना को इतना मार डाला है? लीला, और प्रेसिडेंट तुम्हें नौकरी से निकाल देगा तब? अरविंद, निकालने दो, नौकरी। यदु, जरा व्यवहारिक बुद्धि से काम लो। अरविंद, क्या खाक काम लूं? यदु, उस लड़की को समझाओ, उससे कहो कि बात फैलेगी तो बदनामी भी उसकी ही होगी। चुप बैठना ज़्यादा अच्छा है। अगर समझाने से काम चल जाता है तो बवेला मचाने से क्या फ़ायदा? लीला, यदु भाई ठीक कहते हैं, तुम्हें भी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा और संकट भी टल जाएगा। अरविंद, कहता हूँ चुप रहो। अरविंद, आश्चर्य से, आप? प्रेसिडेंट यदु की ओर देखते हो, मैं आपसे जरा अकेले में बात करना चाहता हूँ। यदु इशारा समझकर चला जाता है। प्रेसिडेंट इत्मीनान से बैठकर सिगार जलाता है। मिस्टर अरविंद, कॉलेज में इतनी बड़ी घटना हो गई और आपने मुझे इन्फॉर्म करना तक जरूरी नहीं समझा। लीला, बीच में ही, मैं तो बस आपकी ओर आ ही रहे थे। कितने परेशान हैं, तब से कह रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब भी बहुत चिंतित होंगे। प्रेसिडेंट लीला की बात पर ध्यान देता हुआ अरविंद से, क्या आपके कॉलेज से मेरे घर सीधे नहीं आना चाहिए था? लेकिन आपको फुर्सत कहाँ थी, आप तो उस लड़की से रिपोर्ट लिखवाने में लगे हैं। अरविंद, उसने रिपोर्ट खुद लिखी प्रेसिडेंट, पर आपने मना भी तो नहीं किया। अरविंद, क्या यह उसका अधिकार नहीं था? प्रेसिडेंट, उसे समझाना भी तो आपका कर्तव्य था। अरविंद उत्तेजित, आपकी लड़की पर बलात्कार की कोशिश होती तो आप क्या चुप रहते? प्रेसिडेंट क्रोध से, मिस्टर अरविंद, लीला से तुम भीतर जाओ। प्रेसिडेंट, मतलब साफ है कि आप उस लड़की की तरफ से बोल रहे हैं। अरविंद, आप चाहें जो समझें। प्रेसिडेंट, क्या राजकुमार के खिलाफ एक्शन लेने की सोच रहे हैं? अरविंद, ऑफ कोर्स नहीं लूँगा तो लड़के तो मुझे फाड़ खाएंगे। प्रेसिडेंट, मिस्टर अरविंद, आप नहीं जानते कि मैं अपने लड़के की हरकत पर कितना दुखी हूँ। कोई भी बाप होगा। अरविंद, तो उससे आपने किए की सजा भुगतने दीजिए। प्रेसिडेंट, दूसरा कोई समय होता तो आपकी बात मान लेता, पर इस समय नहीं। अरविंद, क्यों? अब आपसे क्या छिपाऊं? मुझे मंत्रिमंडल में लेने की बात चल रही है। मेरी इमेज नहीं बिगड़नी चाहिए। अरविंद, तो राजकुमार को रेस्टिकेट करा दीजिए, आपकी इमेज और उभर कर सामने आएगी। प्रेसिडेंट, परमार्थ की राजनीति के दिन लद गए मिस्टर अरविंद, तो आप चाहते क्या हैं? लड़के को बेदाग भी बचाना है, मंत्री भी बनना है मुझे। आप नहीं जानते, अपराध की सार्वजनिक तौर पर स्वीकृति राजनीति में आत्महत्या कहलाती है। अरविंद, सार्वजनिक रूप में झूठ बोलना क्या मेरे लिए आत्महत्या नहीं होगी? प्रेसिडेंट, लेकिन ऐसा मौका ही क्यों आने देते हैं? ऐसा कुछ सोचे जिसमें ना आपको झूठ बोलना पड़े ना दूसरों को। अरविंद, नहीं, इस बार मैं वही बोलूँगा जो सच है। प्रेसिडेंट, लगता है आपका धर्मराज फिर जाग उठा, पर आप करेंगे वही जो मैं चाहता हूँ। अरविंद, आप गलतफहमी में हैं। प्रेसिडेंट, मैं, लेकिन कल आप जो कुछ बोलेंगे उस पर विश्वास कौन करेगा? अरविंद, क्यों? प्रेसिडेंट, क्योंकि तब तक आप पुलिस की हिरासत में होंगे। इसी समय लीला आ जाती। मैं जा रहा हूँ। लीला, लेकिन इनका अपराध क्या है?
प्रेसिडेंट विरोध, केवल विरोध उठता हुआ। अच्छा मिस्टर अरविंद, थोड़ी देर बाद मैं टेलीफोन करूंगा, इस बीच आप मेरा कहना मान लें तो अच्छा है। जाता है। लीला अरविंद की ओर परेशान दृष्टि से देखती है। कुछ देर की खामोशी, फिर लीला कहती है, तुमने आखिर ऐसा क्या कर दिया जो जेल जाने तक की नौबत आ गई? अरविंद, क्या मुझ पर भरोसा नहीं? लीला, फिर भी। अरविंद, मैंने कोई गलती नहीं की है। लीला, तब प्रेसिडेंट धमका क्यों रहा था? अरविंद, उसके हथकंडे तुम नहीं जानती। लीला, क्या तुमसे कोई गलती नहीं हो सकती? अरविंद, नहीं, मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है। लीला, क्या प्रेसिडेंट को इतना नाराज कर लोगे कि वह तुम्हें जेल भिजवा दे? अरविंद, जेल उसका बाप नहीं भिजवा सकता, नौकरी भले ले सकते हैं। लीला, नौकरी छूटने का मतलब समझते हो? अरविंद, हाँ समझता हूँ। तुम्हारा यह बंगला छिन जाएगा, टेलीफोन कट जाएगा, मुफ्त के चपरासी नहीं रहेंगे, तुम प्रिंसिपल की औरत नहीं कहलाओगी। भीतर वर्णन करने की, बर्तन गिरने की आवाज़, मैं आज तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। लीला भीतर जाती है। अरविंद उसे परेशानी की हालत में टेलीफोन तक जाता है, नंबर डायल करता है। दूसरी तरफ का नंबर शायद इंगेज है, रिसीवर रख देता है। कुछ क्षणों में फिर नंबर डायल करता है, नंबर शायद फिर एंगेज है। अनुराधा आती है, बीच के आसपास दिखने में ठीक ठाक। अरविंद से उसकी उपस्थिति पर आश्चर्य। अरविंद, तुम इस समय यहाँ? अनुराधा, जी सर। अरविंद, लेकिन यहाँ आने की ज़रूरत मैं जानना चाहती हूँ थी कि। अरविंद, क्या? अनुराधा, क्या आप निश्चित रूप से एक्शन ले रहे हैं या नहीं? अरविंद, तो तुम चाहती हो कि एक्शन निश्चित रूप से हो? अनुराधा, नहीं चाहती तो रिपोर्ट क्यों करती? अरविंद, क्या अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया है? जी हाँ। अरविंद, क्या कहते हैं? अनुराधा, कहते हैं चुप बैठो, कॉलेज छोड़ दो। अरविंद, क्यों? अनुराधा, सोचते हैं गरीबों का पचड़े में पड़ना ठीक नहीं है। देन अरविंद, लगता है डर गए। अनुराधा, उनका डर स्वाभाविक नहीं है? सोचते हैं कल अखबार वालों को मालूम हो जाएगा, वे मसालेदार ढंग से खबरें छापेंगे, लोग घिनौने ढंग से उसका मजाक लेंगे, जो नहीं हुआ है वह भी मेरे मत्थे मढ़ा जाएगा। अरविंद, क्या वे इसे अपनी इज्जत पर हमला नहीं समझते? क्या उनकी आत्मा तिलमिलाई नहीं? अनुराधा, क्या वे मनुष्य नहीं पर क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट से कैसे टकराएंगे? उनका कहना, ऐसे मामलों में लोगों की कल्पना शक्ति बड़ी उपजाऊ होती है, बलात्कार की कोशिश बढ़ती बढ़ती गर्भपात तक जा पहुंचेगी। अरविंद, तो तुम चाहती क्या हो? एक्शन। अनुराधा, अरविंद, माँ बाप की मर्जी के खिलाफ? अनुराधा, जी हाँ, अपनी मर्जी के खिलाफ जी कर क्या करूँगी? अरविंद, अकेली लड़ भी सकोगी? अनुराधा, क्या आप साथ नहीं देंगे? अरविंद, जैसे चौककर, हाँ हाँ दूंगा, क्यों नहीं? अनुराधा, जानते हो मेरे पिता को धमकाया जा रहा है। अरविंद, कौन धमका रहा है? अनुराधा, राजकुमार और उसके साथी। अरविंद, क्या धमकी दी? अनुराधा, मेरे पीछे गुंडे लगाने की, राजकुमार जो कुछ नहीं कर पाया उसे पूरा करने की, मेरे पिता को जान से मारने की। अरविंद, तुम लोग पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करते? अनुराधा, जब मेरे माता पिता बात को बढ़ाना ही नहीं चाहते, रिपोर्ट क्यों करेंगे? उन्होंने तो मुझसे भी साफ कह दिया है कि यदि मैंने रिपोर्ट पर जोर दिया तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अरविंद, इसके बाद भी एक्शन चाहती हो? अनुराधा, जी हाँ, चाहे जो हो जाए पर एक्शन होना चाहिए। अरविंद, पिता के घर से निकाल दिया तो रहोगी कहाँ? अनुराधा, यह बात का सवाल है, लेकिन राजकुमार इस बार नहीं छूट पाएगा। क्या मैं उसकी रखेल हूँ या उसके बाप की जायदाद? अरविंद, लेकिन बदनाम होने के बाद तुम्हें अपनाएगा कौन? अनुराधा, सभी पुरुष नामर्द नहीं हो गए हैं सर, मुझे अपनाने वाला भी कोई है। विराम, उसका प्रेम मुझे लड़ने की ताकत देगा। अरविंद, कौन है वह? अनुराधा, वही जिसका मैं बगीचे में इंतजार कर रही थी। अरविंद, तो वह आया क्यों नहीं? अनुराधा, नहीं आया, एकाएक उसे शहर से जाना पड़ा। अगर वह आ जाता तो? अरविंद, तो क्या कर लेता? अनुराधा, राजकुमार के पेट की अंतड़ियां बाहर कर देता। अरविंद, तुम उसका नाम क्यों नहीं बताती? अनुराधा, आपके काम का नहीं है वह नाम। अरविंद, तो तुमने परिणामों से अच्छी तरह सोच लिया? अनुराधा, जी हाँ, मैं परिणामों का हिसाब किताब करने की उलझन में पड़ना भी नहीं चाहती। अरविंद, ठीक है, मैं कल राजकुमार को कॉलेज से रेस्टिकेट कर दूंगा। अनुराधा, पर आपने सभी
परिणामों का हिसाब किताब कर लिया है या नहीं? अरविंद, सोचती हो कि उसे रेस्टिकेट नहीं कर पाऊंगा? क्यों सोचती हो ऐसा? अनुराधा, क्योंकि आप कहते बहुत हैं पर कर कुछ नहीं पाते। अरविंद, इसका मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तुमसे खुद मैंने रिपोर्ट नहीं लिखवाई क्या? विरोध करने के लिए मैंने खुद नहीं कहा? अनुराधा, कहा ना, मुझे थोड़ा अचरज भी हुआ। अरविंद, लेकिन क्यों? अनुराधा, क्योंकि 3 साल पहले आपने चंदू से भी यही कहा था कि चंदू ने आपके हर शब्द पर हमेशा वेद की तरह विश्वास किया, पर हुआ क्या? अरविंद, मैं उससे कभी कुछ नहीं कहा था। अनुराधा, झूठ बोलते हैं आप। आपने उसका साथ देने का आश्वासन दिया था। आपके बूते पर वह लड़ गया, लेकिन लाठियां चली, उसे कॉलेज से निकाला गया और आपने प्रिंसिपली ले ली मुआवजे में। अरविंद, गलत आरोप लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रेसिडेंट तो चंदू पर मुकदमा चलाकर सजा करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे बचाया। अनुराधा, लेकिन आप मौके पर बदल गए, इस बात को हर लड़का जानता है। अरविंद, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती? अनुराधा, करना चाहती हूँ सर, पर मन बहुत डरता है। अगर आप बदल गए तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। मेरा विरोध एक मजाक बनकर रह जाएगा। लोग समझेंगे कि मैंने राजकुमार को फंसाने के लिए साजिश की है। अरविंद, जरा सोचो अनुराधा, अगर तुम बदनामी का खतरा उठाकर भी लड़ सकती हो तो मैं पीछे क्यों हटूंगा? विश्वास करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे मुझे नौकरी क्यों न छोड़ देनी पड़े। अनुराधा, तो मैं आपके शब्दों पर विश्वास करती हूँ। इस मामले में आप ही एकमात्र गवाह हैं। आप बदल गए तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी, और तो और वह भी मुझसे घृणा करने लगेगा। अरविंद, तुम निश्चिंत रहो, अब तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई है। टेलीफोन की घंटी। अरविंद रिसीवर उठाता, लीला भी आ जाती है। अरविंद फोन पर, हेलो जी, बोल रहा हूँ, नमस्कार जी, सोच लिया है? जी हाँ, अच्छी तरह सोच लिया। नो सर, माई डिसीजन इज़ फाइनल, कांट बी चेंज। कल मैं राजकुमार को रेस्टिकेट कर रहा हूँ। जी हाँ, यह मेरा आखिरी फैसला। जी हाँ, क्या रिपोर्ट अनुराधा के सामने फाड़ दूँ? तो आप जानते हैं कि अनुराधा मेरे यहाँ है। क्या उसके पिता आपके यहाँ बैठे हैं? जी नहीं, मैं एक्शन लूँगा। जी जी, क्या आप पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं? 15,000 का घपला, लेकिन आप ही ने तो। क्या आप पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं? नो सर, नो सर, आप जैसा कहते हैं वैसा ही होगा सर। यस सर, यस सर, यस सर। अरविंद फ़ोन रख देता। घबराहट के कारण उसके माथे पर पसीना आ जाता है। लीला उसकी हालत देखकर, प्रेसिडेंट साहब क्या कह रहे थे? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? अरविंद अपनी घबराहट छिपाता हुआ, कोई खास नहीं, कॉलेज के क्लर्क ने 15,000 रुपये का गबन कर दिया, इसीलिए पुलिस वगैरह। अनुराधा, लेकिन आप तो ऐसे घबरा रहे हैं सर जैसे गबन आपने कर दिया हो। अरविंद, आखिर कॉलेज का मामला तो है। अनुराधा, तुम्हारे पिताजी नहीं चाहते कि तुम रिपोर्ट करो। अनुराधा, अब सवाल पिताजी के चाहने ना चाहने का नहीं है, आप क्या चाहते हैं? अरविंद, मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे पिताजी ठीक कहते हैं, आखिर अनुभवी आदमी है, तुम्हारा भला बुरा वे जितना सोच सकते हैं शायद उतना तुम भी नहीं। अनुराधा, लेकिन फ़ोन आने से पहले तो आप। लीला, अनुराधा, मैं भी सोचती हूँ कि बात का बतंगड़ बनाने में कोई फ़ायदा नहीं है। अनुराधा, सर मैं आपसे साफ ही पूछती हूँ, आप कल एक्शन लेंगे या नहीं? मेरी ओर से बोलेंगे या नहीं? अरविंद, जरा सोचो तो, जो अलग बात है, समझदारी से काम लो। रेस्टिकेट होने के बाद भी राजकुमार तुम्हें तंग कर सकता है, उसका क्या भरोसा? हो सकता है क्षमा उसका मन बदल दे, उसे सुधार दे। अनुराधा, आप बात को टाल क्यों रहे हैं? साफ साफ बताइए कि आप मेरा साथ दे रहे हैं या नहीं। अरविंद, तुम्हारे पिता का ख्याल करते हुए शायद मैं तुम्हारा साथ ना दे पाऊँ। अनुराधा, साफ क्यों नहीं कहते कि आप अपनी नौकरी का ख्याल कर आप मेरा साथ नहीं दे पाएंगे? अरविंद, अनुराधा, चंदू ठीक ही कहता था सर। अरविंद, क्या कहता था? अनुराधा, वह आपको बड़े बड़े निरर्थक शब्द थूकने वाला नपुंसक बुद्धिवादी कहता था। आपने सचमुच मुझे कहीं का नहीं रखा। मेरे सब भ्रम टूट गए। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, कल शायद कोई सवाल ही ना उठेगा। धीरे धीरे जाती है एक लंबा भयानक सन्नाटा। अरविंद माथा पकड़कर बैठ जाता है। लीला घबराहट के स्वर में, क्या हो गया तुम्हें? अरविंद कटु हंसता हुआ, आत्मज्ञान बोधिसत्व से बोध। लीला, ठीक से बताते क्यों नहीं?
अरविंद, कह तो रहा हूँ आत्मज्ञान हो गया मुझे, अपने क्षुद्र होने का आत्मज्ञान, सड़े हुए आटे में बिलबिलाने वाला कीड़ा होने का आत्मज्ञान। प्रेसिडेंट के फोन ने मुझे अपनी तस्वीर दिखा दी, समझौते के फंदे पर अपने आप को 2500 बार लटकाने वाला मैं, दूसरों की नकाब उतारने की कोशिश में खुद नंगा हो जाने वाला मैं मुझ पर थूको। लीला, आखिर आपको यकायक हो क्या गया है? अरविंद, मुझे क्या हो सकता है, मेरी चमड़ी अब गेड़े की तरह मोटी हो गई है। मैं जानता हूँ कि सड़े गले मकान का मलबा गिरने वाला है, फिर भी आंखें मूंद कर अपनी रोटी खा रहा हूँ। सुनोगी, सुन भी सकोगी, उस हरामी के बच्चे ने क्या कहा? मिस्टर अरविंद, आप पर 15,000 रुपये के गबन का आरोप है। लीला, गबन? अरविंद, हाँ, ग्रांट के रुपए का गबन। कल तक सब कुछ एडजस्टमेंट था, अंडरस्टैंडिंग थी, पर विरोध करते ही गबन हो गया। लीला, कैसी अंडरस्टैंडिंग, कैसा एडजस्टमेंट आखिर? अरविंद, उस कमीने आदमी ने दुकानों की तरह 20 शिक्षण संस्थाएं खोल रखी है, साथ ही लेन देन का व्यापार करता है। शिक्षण संस्थाओं के लाखों रुपए ग्रांट का उपयोग यह शिक्षा शास्त्री अपने लेन देन के व्यवसाय में करता है। इस पूंजी से हजारों रुपए कमाकर कॉलेज को लौटा देता है। यह धंधा जाने कितने वर्षों से चलता रहा है, कभी कुछ नहीं हुआ। लीला, तो तुम भी? अरविंद, हाँ, मैं भी। नाली में गिरने के बाद दुर्गंध से कहीं बचाव है? पिछले हफ्ते फर्नीचर के नाम पर ग्रांट ने 15,000 रुपये इसने कॉलेज से उठाए, कल लौटाने वाला था, पर यह घटना हो गई। मैंने विरोध किया, इसलिए गबन, धोखाधड़ी, जालसाजी। लीला, इतनी नीचता? अरविंद, क्या करूं? लीला, उसने मेरी जीभ छीन ली है। पुलिस की हिरासत में होने के बाद मैं चीख चीख कर भी कहता कि हम इस हरामी के लड़के ने बलात्कार की कोशिश की। कौन विश्वास करता मेरी बात पर? लीला, अब लड़की का क्या होगा? अरविंद, अब क्या होगा? जब अदालत ने ही धोखा दे दिया तो वह क्या कर सकती है? टेलीफोन की घंटी बजते अरविंद रिसीवर उठाता है। अरविंद, हेलो, क्या कहा? एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? क्या हमारे कॉलेज की लड़की ट्रक के नीचे आ गई? क्या नाम था उसका? क्या नाम? अनुराधा। रिसीवर उसके हाथ से छूट जाता। लीला, क्या अनुराधा? अरविंद, हाँ, मर गई। मेरी बुजदिली ने उसे मार डाला। लीला, उसका विरोध नहीं बिका, कोई नहीं खरीद सका उसे, वह जाते जाते मुझ पर थूक गई। अरविंद तेजी से बाहर जाता है। लीला हतप्रभ सी खड़ी रहती है। धीरे धीरे अंधकार प्रकाश फिर मंच के मध्य पर फैलता है। अरविंद बहुत परेशान सोफे के सामने रखी छोटी मेज पर कुछ लिख रहा है। चारों ओर सन्नाटा, रहस्यमय संगीत। विमलेंदु की शरीराकृति उभरती है। अब विमलेंदु और अरविंद की बात होती है। विमलेंदु, इस्तीफा लिख रहे हो क्या? अरविंद, आश्चर्य से, तुम फिर आ गए? विमलेंदु, मैं गया ही कहाँ था, इस इस्तीफा क्यों लिख रहे हो? अरविंदु, तुम्हें मालूम है? विमलेंदु, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। सब जानते हुए पूछते हो क्या? ऐसी मनस्थिति में नौकरी करना संभव है? विमलेंदु, तब क्या करोगे? अरविंद, अभी सोचा नहीं है। विमलेंदु, नौकरी के अलावा तुम कर ही क्या सकते हो? हर बार तुमने नई नौकरी करने के लिए ही पुरानी नौकरी छोड़ी। फाड़ कर फेंक दो अपना इस्तीफा। अरविंद, तुम ऐसा कहते हो? विमलेंदु, हाँ, मैं कहता हूँ। मैं भी तुम्हारी जगह होता तो इस्तीफा लिखता जरूर, पर थोड़ी देर बाद फाड़कर फेंक देता। अरविंद, यह जानते हुए भी कि एक निरपराध लड़की के खून की जिम्मेदारी मेरे सिर पर है। विमलेंदु, हाँ, क्योंकि तुम उस लड़की की आत्महत्या के लिए पूरे जिम्मेदार नहीं हो। अरविंद, तो कौन है? विमलेंदु, 3 आदमी, प्रेसिडेंट, लड़की का बाप और तुम। अरविंद, लेकिन दगा तो मैंने दिया। विमलेंदु, इससे क्या होता? प्रेसिडेंट तुम्हें पुलिस की धमकी ना देता तो क्या तुम अपना निर्णय बदलते? जानते हो, अनुराधा के बाप ने अपना विरोध 5,000 रुपये में बेच दिया था। लड़की को रातों रात दूसरे गांव भेजने की योजना बन चुकी थी। प्रेसिडेंट ने सब इंतजाम कर रखे थे, इसलिए तुम नाहक पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ओढ़ रहे हो। अरविंद, लेकिन मेरी आत्महत्या। विमलेंदु, आत्मा क्या चीज होती है? केवल शरीर सत्य है, आत्मा वात्मा सब बकवास है। जानते हो, मेरी जवान विधवा पत्नी। अरविंद, क्या हो गया उसे? विमलेंदु, जानते हुए भी पूछते हो? कुछ नहीं, छोटी सी नौकरी कर अपना पेट पाल रही है, बच्ची का पेट पाल रही है, कभी कभार मेरी याद में रोती है तो। विमलेंदु, पर उसे लोग चैन से कहाँ रहने देते हैं? उसका एक नया
अफसर आया हो, 60 साल उम्र है उसकी, वह डोरे डाल रहा है, मेरी पत्नी पर प्रमोशन का लालच दे रहा है। अब बोलो, कहाँ है आत्मा? शरीर केवल शरीर। अरविंद, तो तुम कहना क्या चाहते हो? विमलेंदु, फाड़ कर फेंक दो इस्तीफा, ठाठ से नौकरी करो। अभी तक तुमने गबन नहीं किया, पर अब करो। प्रेसिडेंट का साथ दो। अरविंद, उस कमीने का? विमलेंदु, उसे गाली मत दो, तुम्हारे लिए वह बड़े काम का आदमी है, जानते हो? वह 1-2 दिनों में मंत्री बन रहा है, हो सकता है एजुकेशन उसके हाथ लग जाए। अरविंद, इससे क्या? विमलेंदु, क्या तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा? कुछ तो करेगा, देखना, वह तुम्हें कुछ बनाकर रहेगा। उठाओ और फाड़ दो अपना इस्तीफा, फाड़ो। अरविंद, नहीं, उस लड़की को मैंने दगा दिया, मेरे कारण उसने आत्महत्या की, मुझे अपने पाप का प्रायश्चित करने दो। विमलेंदु, प्रायश्चित ही करना है तो तुम भी आत्महत्या करो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। स्त्री का अपमान कोई नई बात नहीं है, वह तो होता ही रहता है। क्या तुम्हारा द्रोणाचार्य कौरवों की दास्ता छोड़कर चला गया? क्या उसने तलवार उठाई? मेरा नाटक याद क्यों नहीं करते? द्रौपदी का सार्वजनिक रूप से अपमान हुआ, द्रोणाचार्य वहीं खड़ा था, वह चुप क्यों रहा? बोलो, वह चुप क्यों रहा? याद करो मेरा नाटक, याद करो। धीरे धीरे प्रकाश कम होता है, व्याकुल करने वाला संगीत। मंच पर कुछ ही क्षणों में प्रकाश। अश्वत्थामा एक छोटी सी चौकी पर बैठा है, उदास सा। कृपी आती है, घर बुहारने लगती है। अश्वत्थामा को सोच में देखते वह बैठा है, खींच रहा है। कृपी, क्या सोच रहा है? अश्वत्थामा, कुछ नहीं। कृपी, क्यों इतना सोचता है इस उम्र में? तुझे लोग दार्शनिक कहने लगेंगे। अश्वत्थामा, माँ पिताजी नहीं आए? कृपी, आते होंगे। अश्वत्थामा, जानती हो, आज सुबह पांडव राजधानी छोड़कर वनवास चले गए। कृपी, जानती हूँ। अश्वत्थामा, जानते हुए भी तू इतना ठंडा जवाब कैसे दे सकती है? कृपी, तो क्या करूँ? चीखूं? अश्वत्थामा, दुख तो इसी बात का है कि कोई चीखता नहीं है, सब चुप बैठे रहते हैं। कृपी, तो तू चीख जाने लगती है। अश्वत्थामा, अब क्या चीखूंगा? जब चीखना था तब तो चुप रहा, कायरों की तरह। मेरा पिता भी चुप रहा। कृपी, और लोग भी चुप रहे। अश्वत्थामा, औरों की बात मैं नहीं जानता, पर पिताजी क्यों चुप रहे? मैं सोचता था कि उनकी गर्जना से पूरा राजसभा कांप उठेगा, दुर्योधन का खून जम जाएगा। कृपी, पर तू क्यों चुप रहा? तू तो गरज सकता था, बहुत होता दुर्योधन के भाई तुझे मार डालते, पर तू क्यों चुप रहा? अश्वत्थामा, वही मैं भी सोच रहा हूँ। मेरे संस्कारों में ऐसी गड़बड़ी थी जो मेरा खून गर्म नहीं हुआ, मेरे शब्द फुंकार कर खड़े नहीं हुए। बताओ माँ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? कहाँ गड़बड़ी थी मेरे संस्कारों में? कृपी, यह प्रश्न तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? अश्वत्थामा, तो किससे पूछूं? मुझे संस्कार किसने दिए? क्या तुमने? पिताजी ने नहीं दिए? अब तब ऐसा क्यों हुआ? कृपी, अपने पिताजी से पूछ। अश्वत्थामा, तुम उत्तर क्यों नहीं देती? राजस्वला एकस्वा द्रौपदी को दरबार में नंगा किया जा रहा था, फिर भी मैं चुप बैठा रहा। आकाश के टुकड़े टुकड़े कर देने वाले मर्मभेदी आवाज से वह पुरुष जाति को पुकार रही थी, उसके बाद भी चुप रहा। बताओ, ऐसा क्यों? कृपी, कहती हूँ ना, अपने पिता से पूछा। अश्वत्थामा, इसका मतलब है कि जानते हुए भी मेरे प्रश्न का उत्तर टाल रही हो? माँ, तुमने मुझे बचपन से विरोध करना क्यों नहीं सिखाया? अन्याय और अत्याचार को देखते ही अन्यायी की गर्दन तोड़ देने की शिक्षा क्यों नहीं दी? कृपी, मैं नहीं जानती। अश्वत्थामा, सोचती क्यों नहीं? वनवास जाने से पहले पांडव पिताजी से मिलने क्यों नहीं आए? और उनका प्रिय शिष्य अर्जुन भी नहीं आया, क्यों? ऐसा क्यों हुआ? कृपी, मैं यह क्या कह सकती हूँ, नहीं आए, उनकी मर्जी। अश्वत्थामा, नहीं, बात इतनी आसान नहीं है माँ। कल की घटना के बाद वे पिताजी से घृणा करने लगे। पिताजी उनके लिए अब आदरणीय नहीं रहे। द्रोणाचार्य आता है। पिताजी, वनवास जाने से पहले पांडव आपसे मिलने क्यों नहीं आए? द्रोणाचार्य, क्यों आते? अश्वत्थामा, क्या वे आपके शिष्य नहीं? द्रोणाचार्य, पर मैं उनका गुरु कहाँ रहा? अश्वत्थामा, संसार तो आपको महान आचार्य जानता है। द्रोणाचार्य, संसार को क्या मनवाया नहीं जा सकता? अश्वत्थामा, पिताजी, आप कल दरबार में चुप क्यों रहे? कल से वह प्रश्न मुझे नोच नोच कर खा रहा। बताइए ना, आप चुप क्यों रहे? द्रोणाचार्य,
क्या इस प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है? अश्वत्थामा: हाँ पिताजी। जब द्रौपदी की पुकार किसी ने नहीं सुनी तब वह आपके सामने आकर खड़ी हो गई, याद है? उसने क्या कहा था? उसने कहा था, आचार्य आप तो न पांडवों के रक्त संबंधी है न कौरवों के, आप आचार्य हैं दोनों के। क्या दुर्योधन आपका कहना नहीं मानेगा? आपको तो सत्ता का मोह नहीं है क्या? आप अपने शिष्यों की पत्नी को सार्वजनिक रूप से अपमानित होने देख सकते हैं? उठाइए अपना धनुष। पर आप चुप रहे क्यों? द्रोणाचार्य: इस प्रश्न का उत्तर अपनी माँ से पूछो। अश्वत्थामा: जब मैं माँ से पूछता हूँ तो वे कहती अपने पिता से पूछो, और अब आप माँ की ओर संकेत करते हैं। द्रोणाचार्य: जो जिम्मेदार है उससे ही पहले पूछना चाहिए। कृपि: मैं जिम्मेदार हूँ? चुप्पी के लिए तुम्हें कुछ लगता नहीं? मुझ पर आरोप लगाते। द्रोणाचार्य: जरा गहराई से सोचो, पिछली बातों के संदर्भ में सोचो। कृपि: अपना नपुंसक आचरण ढकने के लिए मुझ पर आरोप लगाते हुए तुम्हें थोड़ी भी लज्जा नहीं आती? मैं पूछती हूँ, तुम्हारा आचार्यत्व कहाँ मर गया? क्या वह केवल एकलव्य का अंगूठा कटवाने या सूतपुत्र कहकर कर्ण की अवहेलना करने तक सीमित था? तुमने अपने शिष्यों को रोका क्यों नहीं? क्या तुम्हारा उन पर कोई नैतिक अधिकार नहीं था? द्रोणाचार्य: आवेश कोई तर्क नहीं होता। कृपि जरा अपनी ओर देखो। कृपि: क्या देखूं? साफ क्यों नहीं कहते कि तुमने अपने शत्रु द्रुपद की कन्या को अपमानित होते देखकर एक हिंसक आनंद मिल रहा था? द्रोणाचार्य: लेकिन वहाँ कृपाचार्य, विदुर और भीष्म भी तो थे, वे क्यों चुप रहे? इसके कारणों पर विचार क्यों नहीं करती? कृपि: वे तो शिक्षक नहीं है, आचार्य नहीं है। तुमने चुप रहकर शिक्षक को अन्याय पीने की परंपरा दे दी। आने वाला इतिहास तुम्हें कोसेगा। अश्वत्थामा: माँ कृपि चुप रहे। तू क्यों नहीं बोला? जब दुर्योधन का भाई विकर्ण खड़ा होकर विरोध कर सकता था तो तू क्यों चुप रहा? तेरा अध्यात्म चिंतन, ब्रह्म ज्ञान सब ढोंग है। कहता क्यों नहीं कि द्रौपदी का खुला शरीर देखने की लालसा तुझे सता रही थी? द्रोणाचार्य: कृपि चीखो मत। बहुत होता कौरव मिलकर तुम दोनों पर हमला करते, तुम्हारा वध कर देते। उस अवस्था में मैं इतनी दुखी नहीं होती जितनी आज हूँ। द्रोणाचार्य: कृपि तुमने यही बात 20 वर्ष पहले क्यों नहीं कही? द्रोणाचार्य: कृपि तो क्या होता? द्रोणाचार्य: तो संभवतः यह घटना ही नहीं होती। कृपि 20 वर्ष पहले मैंने ऐसा क्या किया? द्रोणाचार्य: याद करो, अश्वत्थामा जब छोटा था तब तुमने मुझे द्रुपद के सामने हाथ फैलाने, भीख मांगने भेजा था। कृपि पर तुम उस समय दरिद्र भी तो थे, घर में तो 2 मुट्ठी आटा भी नहीं कहाँ रहता था? द्रुपद के पास ना भेजती तो क्या करती? द्रोणाचार्य: तुमने मुझे एक क्षण चैन से नहीं रहने दिया। दिन रात तुम्हें मेरे दरिद्रता से शिकायत थी। मेरी धनुर्विद्या पर अभिमान का एक शब्द भी कहा तुमने। अश्वत्थामा: क्या यह सच है माँ? कृपया उस दिन की याद क्यों नहीं करते जिस दिन मैंने दूध के नाम पर अश्वत्थामा को आटे का घोल पिलाया था? द्रोणाचार्य: वह दिन था। उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, प्रतिशोध ने विवेक को जीता। उस दिन तुमने मुझे भड़काया, उस दिन तुमने मुझे राजकीय अन्न की दासता में धकेला। तुम्हें अश्वत्थामा के लिए दूध चाहिए था, अपने लिए वस्त्र, राजकीय सम्मान। उस दिन तुमने रोका क्यों नहीं? मेरी हिचकिचाती आत्मा को शक्ति क्यों दी? क्यों मुझे सुविधा भोगी होने के लिए उकसाया? बोलो, मुझे राजकीय अन्न की दासता से समझौता करने पर किसने विवश किया? अश्वत्थामा: माँ, उस दिन तुमने आटे के घोल के बदले विष क्यों नहीं पिलाया? मुझे समझौते की संतान क्यों बनाया तुमने? पिताजी को ऋषि परंपरा से गिराकर राजपुत्रों की दास्ता में क्यों धकेला तुमने? द्रोणाचार्य: और उस राजकीय अन्न की दास्ता ने मेरा विवेक खरीदा, मेरी न्याय बुद्धि खरीदी। मुझे एकलव्य का अंगूठा काटना पड़ा, मुझे कर्ण जैसे होनहार विद्यार्थी की व्यवस्था की आड़ लेकर ठुकराना पड़ा। पक्षपात, क्षुद्रता ने मेरा स्त्वत्व छीन लिया। अश्वत्थामा: उस समझौते ने मुझे कभी सही आदमी बनने नहीं दिया। तब मैं सही आदमियों का कहाँ से निर्णय कर पाता? कृपि लेकिन राजकीय अन्न की दास्ता से मुक्त होने की कोशिश क्यों नहीं की तुमने? द्रोणाचार्य: नहीं कर पाया। उस दास्ता ने मुझे सुरक्षा दी, झूठी प्रतिष्ठा दी, सुविधाओं ने मेरी धार भोथरी कर दी, मेरे भीतर के उस आदमी को जगाया जो बदला लेता है, जो अपने अहंकार को संसार से बड़ा मानता है। द्रुपद से बदला लेने के लिए मैंने अपने विद्यार्थियों को युद्ध का उन्माद दिया, उनका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया। कृपि मैं हर दिन छोटा आदमी होता गया। अश्वत्थामा: पिताजी,
अब इस राज की दास्ता को छोड़ क्यों नहीं देते? जो कुछ न्याय है, सत्य है, उसका पक्ष क्यों नहीं लेते? द्रोणाचार्य, नहीं बेटे, अब संभव नहीं है, बहुत देर हो गई है। अब मुझे उसका ही साथ देना होगा जो मुझे अन्न देता है, वस्त्र देता है। अब इस अवस्था में परिवर्तन संभव नहीं है। अश्वत्थामा, द्रौपदी के इस अपमान के परिणाम क्या होंगे पिताजी? द्रोणाचार्य, युद्ध, सर्वनाश, मेरी दी हुई सिख विद्या सहस्त्रों बलिदान लेगी, क्योंकि मैंने केवल शस्त्र चलाने की शिक्षा दी। मैंने उनकी आगे ऐसा कुछ नहीं सिखाया जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अश्वत्थामा, मुझे जलता हुआ भविष्य दिखाई दे रहा, मुझे दिशाओं को बहरा बनाने वाला युद्ध का कोलाहल सुनाई पड़ रहा है, मुझे अपने विद्यार्थियों के शव दिखाई दे रहे हैं, अपने दारिद्र्य से बदला लेने की मेरी हिंसक भावना मुझे ग्रस रही है। धीरे धीरे अंधकार जेल की कोठरी का आभास स्मार्ट केवल अरविंद पर पड़ता है। दाढ़ी बढ़ी हुई है, जर्जर। धीरे धीरे विमलेंदु की शरीराकृति उभरती है। विमलेंदु, क्या सोच रहे हो? अरविंद, कुछ नहीं। विमलेंदु, झूठ बोलते हो, तुम सोच रहे हो कि कल अदालत में क्या होगा। अरविंदु, मैं क्यों सोचूं? मैंने हत्या नहीं की है। विमलेंदु, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुमने हत्या की, इतना साहस तुम में है ही नहीं। हत्या की तो दूर रही, तुम आत्महत्या भी नहीं कर सकते। अरविंद, तुम जानते हो कि मुझ पर केवल सरकमस्टांशियल एविडेंस के कारण मुकदमा चलाया जा रहा। तुम यह भी जानते हो कि मैंने उस पहाड़ी क्लिफ से प्रेसिडेंट को नहीं धकेला। विमलेंदु, यह सही है, तुम निरपराध हो, लेकिन सच बताना, पिछले कुछ दिनों से प्रेसिडेंट के लिए तुम्हारे मन में भयानक नफरत रही है या नहीं? अरविंद, हाँ, लेकिन मैंने। विमलेंदु, बीच में मत बोलो, मेरे सवाल का जवाब दो। ऊपर ऊपर भले तुम उसका साथ देते रहे, लेकिन भीतर ही भीतर तुम उसे नष्ट करने की योजना बना रहे थे या नहीं? अरविंद, लेकिन वह केवल एक विचार था। विमलेंदु, फिर झूठ। वह केवल विचार नहीं था, उसमें योजना का बीज था। पिछले साल उस क्लिफ से कूदकर जब एक व्यक्ति ने आत्महत्या की तो तुम वह स्थान देखने गए थे? अरविंद, हाँ, गया था। विमलेंदु, उस स्थान को देखकर तुम्हारे मन में कौन सी कल्पना आई थी, बोलो। अरविंद, याद नहीं आता। विमलेंदु, फिर झूठ। मुझसे झूठ बोलकर जाओगे कहाँ? क्या प्रेसिडेंट को धकेल कर उसकी हत्या करने का विचार तुम्हारे मन में नहीं आया? अरविंद, आया था। इसके बाद प्रेसिडेंट बीमार पड़ा, ब्लड प्रेशर। उसे डॉक्टरों ने सुबह और शाम दूर तक घूमने की सलाह दी। अरविंद, दी थी, और तुम उसके साथ घूमने जाने लगे। लोगों ने इसे खुशामद समझा, पर तुम्हारे मन में वह पापी विचार बराबर बना रहा। क्यों, बना रहा या नहीं? देन अरविंद, हाँ, बना रहा। विमलेंदु, धीरे धीरे तुम उसे शाम के समय उस क्लिफ की ओर ले जाने लगे। प्रेसिडेंट को तुम्हारे इरादे पर कभी शक नहीं हुआ? अरविंद, पर मैं ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहा था। विमलेंदु, लेकिन तुम कर तो रहे थे। और उस शाम को क्लिफ के नीचे तराई के गांव में मेला लगा था, नगाड़ों की आवाज़ आ रही थी। तुमने प्रेसिडेंट को क्लिफ के बिल्कुल छोर तक बुलाया, जिससे वह मेला देख सके। तुमने कहा था, देखिए प्रेसिडेंट साहब, लोग कैसे चींटियों जैसे लग रहे हैं, कहा था ना? अरविंद, हाँ, कहा था, लेकिन हत्या का विचार मेरे मन में तब भी नहीं था। विमलेंदु, प्रेसिडेंट उत्सुकता बस तुम्हारा सहारा लेकर आगे बढ़ा, तुमने उसके कंधे पर हाथ रखा। बोलो, उस समय तुम्हारा मन पाप में नहीं था भरा था? अरविंद, लेकिन मैं उसे नहीं धकेला। विमलेंदु, लेकिन पापी विचार तुम्हारे मन में आया था या नहीं? अरविंद, हाँ, आया था। विमलेंदु, लेकिन भाग ने तुम्हारा साथ दिया। प्रेसिडेंट बैलेंस नहीं संभाल सका, खुद ही गिर गए। क्यों? अरविंद, हाँ, वह अपनी मौत मरा। मैं अपराधी नहीं हूँ, मेरे शत्रु जबरदस्ती मुझे फंसा रहे हैं। विमलेंदु, कौन है तुम्हारा शत्रु? अरविंद, अब किसका नाम लूँ? विमलेंदु, तुमने पुलिस में रिपोर्ट की, एक्सीडेंट कहा, तुमने पूरी बात बताई, इसके बाद भी किसी को विश्वास नहीं हुआ। लोगों ने जांच की मांग की। जानते हो वे लोग कौन है? अरविंद, नहीं, मैं नहीं जानता। विमलेंदु, फिर झूठ, कितना झूठ बोलोगे? वे लोग थे तुम्हारे सहयोगी, जिन्हें तुम प्रेसिडेंट के कहने पर 500 की रसीद लिखवाकर केवल 300 रुपये ही वेतन देते थे। अरविंद, लेकिन यह तो पुरानी परंपरा है। विमलेंदु, लोगों को तुमसे उम्मीद थी कि तुम इस परंपरा को तोड़ोगे। अरविंद, लोगों के इस तरह सोचने का जिम्मेदार मैं कहाँ हूँ? विमलेंदु, फिर झूठ। फांसी का फंदा पास आता जा रहा, फिर भी सच नहीं बोलते। तुम हमेशा शोषण और अन्याय के खिलाफ लेक्चर देते हो। तुम हमेशा
मानवीय अधिकारों का झंडा उठाकर घूमते थे कि नहीं? लोग तुमसे आशाएं रखते हैं, क्या गलत करते थे? तुमने उन्हें दगा दिया। जब तुम प्रेसिडेंट के साथ घूमने जाने लगे तो तुम्हारे साथियों को विश्वास हो गया कि तुम प्रेसिडेंट के आदमी हो, उनके नहीं। अरविंद, यह झूठ है। मैंने अपने सहयोगियों को कभी नहीं सताया विमलेंदु, पर उनके लिए कुछ किया भी तो नहीं। अब तुम केवल एक बात को लेकर परेशान हो, कल चंदू अदालत में क्या बोलेगा? अरविंद, चंदू सच बोलेगा, सच के अलावा कुछ बोल ही नहीं सकता। विमलेंदु, क्या तुम चाहते हो कि वह सच बोले? चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देते? उसके सच बोलने का अर्थ समझते हो? तुम्हारा अपराध सिद्ध होगा। अरविंद, वह मुझे बचाएगा विमलेंदु, उससे मेरा विरोध हो सकता। मैंने उस पर अन्याय किया, यह भी सच है, पर चंदू मेरा शिष्य, आखिर वह कुछ तो सोचेगा, वह मुझे जरूर बचाएगा। विमलेंदु, शिष्य होना काफ़ी नहीं होता, वह मनुष्य भी है। वह तुम्हारे मुकदमे का चश्मदीद गवाह है, उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। उसे संभालो, मैं यही कहने आया हूँ, उसे संभालो। उसे संभालो की ध्वनि गूंजती है। धीरे धीरे अंधकार प्रकाश मंच पर केंद्रित होता है। एक कटघरे में अरविंद खड़ा, गवाह के कटघरे में चंदू। आवाज़, योर ऑनर, अब मैं इस मुकदमे के चश्मदीद गवाह चंद्रशेखर उर्फ चंदू से प्रश्न पूछने की इजाज़त चाहता हूँ। दूसरी आवाज़, इजाज़त है। पहली आवाज़, जब प्रिंसिपल अरविंद तुम प्रिंसिपल अरविंद को कब से जानते हो? चंदू, पिछले 8 साल से। पहली आवाज़, किस तरह? चंदू, वह कॉलेज में मेरे प्रोफेसर थे। पहली आवाज़, तुम्हें कॉलेज छोड़े कितने वर्ष हो गए? चंदू, मैंने कॉलेज छोड़ा नहीं। पहली आवाज़, तब चंदू, मैं कॉलेज से निकाल दिया गया। पहली आवाज़, क्यों निकाल दिया गया? चंदू, मैंने कॉलेज अथॉरिटी का विरोध किया। किस तरह, किस बात को लेकर? चंदू, नकल को लेकर। प्रेसिडेंट के लड़के ने सबके सामने छुरा रखकर नकल की थी। वह पकड़ा गया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट दबा दी गई। पहली आवाज़, जितना पूछा जाए उतने ही का जवाब दो। किसने दबाई रिपोर्ट? चंदू, प्रोफेसर अरविंद और प्रेसिडेंट ने। पहली आवाज़, इसका क्या प्रमाण है? चंदू, इस बारे में कॉलेज के पुराने प्रिंसिपल से पूछा जा सकता है। पहली आवाज़, कॉलेज से निकाले जाने के बाद तुम क्या करते रहे? कुछ नहीं। पहली, कुछ नहीं यानी? चंदू, कुछ नहीं यानी कुछ नहीं। मेरे अर्थ पर विश्वास ना हो तो शब्दकोश देखिए। दूसरी आवाज़, सरकारी वकील से प्रश्नों का सीधा जवाब दो, अदालत मजाक करने की जगह नहीं है। पहली आवाज़, क्या तुमने नकल नहीं की थी? चंदू, नहीं। पहली आवाज़, लेकिन पकड़े तो गए थे? जी हाँ। चंदू, पहली आवाज़, तब तुम्हारे पास अपना नकल ना करने का दावा सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रमाण है? चंदू, यूनिवर्सिटी का फैसला। तीसरी आवाज़, योर ऑनर, सरकारी वकील के प्रश्नों का मुकदमे से सीधा संबंध नहीं है। पहली आवाज़, योर ऑनर, मेरे हर प्रश्न का मुकदमे से सीधा संबंध है। चंदू के उत्तर से साफ जाहिर होता है कि प्रोफेसर अरविंद ने राजकुमार की रिपोर्ट दबाई। इससे क्या प्रोफेसर अरविंद के चरित्र के बारे में नई जानकारी नहीं मिलती? देन दूसरी आवाज़, गो हैड विथ योर क्वेश्चन। पहली आवाज़, तुमने अनुराधा नाम की किसी लड़की का नाम सुना है? चंदू, जी हाँ। पहली, किस तरह? चंदू, वह मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। चंदू, क्या तुम्हारा और उसका इतना ही परिचय है? चंदू, नहीं, उससे मेरा गहरा परिचय है। पहली आवाज़, गहरे से क्या मतलब? यानी हम दोनों का प्रेम था। पहली आवाज़, कॉलेज से निकाले जाने के बाद भी वह तुमसे प्रेम करती थी? चंदू, हाँ, वह मरते दम तक मुझसे प्रेम करती थी। पहली आवाज़, इसका कोई सबूत तुम्हारे पास? चंदू, हाँ, उसके पत्र हैं मेरे पास। पहली आवाज़, जिस दिन अनुराधा ने आत्महत्या की उस दिन तुम कहाँ थे? चंदू, नाना की मृत्यु हो जाने के कारण बाहर चला गया था। पहली आवाज़, उसकी आत्महत्या का कारण बता सकते हो? चंदू, प्रोफेसर अरविंद। पहली आवाज़, क्या तुम यह बात पूरी ईमानदारी से कह रहे हो? चंदू, अदालत के सामने सच बोलने की शपथ ले रखी है मैंने। पहली आवाज़, तुम इतने दावे से प्रोफेसर अरविंद को कैसे दोषी ठहरा सकते हो? चंदू, मेरे पास प्रमाण है। पहली आवाज़, कैसा प्रमाण? चंदू, अनुराधा का लिखा हुआ आखिरी पत्र। पहली आवाज़, क्या तुम अदालत के सामने वह पत्र पेश कर सकते हो? चंदू, जी हाँ, कल तक पेश कर दूंगा। पहली आवाज़, क्या लिखा था उस पत्र में? चंदू, उसने लिखा था कि मैं ठीक 4 बजे कॉलेज के बगीचे में तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इतने में राजकुमार आया। उसने मुझसे पहले छेड़खानी की विरोध करने पर मुझ पर
जबरदस्ती करने की कोशिश की। तीसरी आवाज़, इस पत्र का मुकदमे से कोई संबंध नहीं है और ऑनर, अदालत का कीमती वक्त खराब किया जा रहा है। दूसरी आवाज़, ऑब्जेक्शन रिजेक्टेड। पहली आवाज़, हाँ, पत्र में आगे क्या लिखा था? पत्र में आगे लिखा था, इसी समय भाग्य से प्रिंसिपल साहब आए, उन्होंने मुझे बचाया। इसके बाद मुझसे रिपोर्ट लिखवाई, कहा मैं राजकुमार के खिलाफ एक्शन लूँगा। मुझे उसके कमीने बाप से बहुत सी बातों का हिसाब चुकाना है। पहली आवाज़, तो पत्र में लिखा था कि मुझे प्रेसिडेंट से बहुत सी बातों का हिसाब चुकाना है। चंदू, जी हाँ। पहली आवाज़, आगे क्या लिखा था? आगे लिखा था, माँ और बाबूजी नहीं चाहते कि मैं मामले को आगे बढ़ाऊं। वे मेरे बदनाम होने से डरते हैं, पर मैं लड़ूंगी। लड़ना मैंने तुमसे सीखा है। मैं जानती हूँ कि प्रिंसिपल पर दबाव डाला जा रहा। मैं प्रिंसिपल के यहाँ जा रही हूँ उससे साफ साफ पूछने की वह मेरा साथ देंगे या नहीं। यदि उसने दबाव में आकर साथ नहीं दिया तो मैं शायद जीवित ना रहूं। पहली आवाज़, इसके बाद क्या लिखा था? चंदू, मुझे जल्दी जाने दो कहा था। पहली आवाज़, तुमने लौटकर पुलिस को वह पत्र क्यों नहीं दिखाया? चंदू, प्रिंसिपल के बदल जाने पर क्या होता? फिर अनुराधा की मृत्यु ने मुझे बहुत गहरा धक्का पहुंचाया। मेरा तो जीवन ही खत्म हो गया था। मैं करीब करीब पागल हो गया था। आज भी मुझे जीवन व्यर्थ लगता है। मेरे जीने में कोई विश्वास नहीं रहा। पहली आवाज़, योर ऑनर, अनुराधा के पत्र का एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर अरविंद ने रिपोर्ट लिखवाते समय कहा था, मुझे राजकुमार के कमीने बाप से बहुत से हिसाब चुकाने। इसका मतलब साफ है कि प्रोफेसर अरविंद के मन में उस प्रेसिडेंट के लिए पहले से ही बहुत नफरत थी। उसके खिलाफ वह हर मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था। तुम उस दिन पहाड़ी क्लिफ की ओर क्यों गए थे? चंदू, आत्महत्या करने। पहली आवाज़, तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते थे? चंदू, कहा ना, जीवन से मेरा विश्वास उठ गया था। पहली आवाज़, लेकिन क्यों? चंदू, प्रोफेसर अरविंद ने झूठ बोलकर मेरी सब श्रद्धाओं को कुचल दिया। कॉलेज से मैं जिस तरह निकाला गया, उससे मेरी जिंदगी के प्रति रहा सा विश्वास भी जाता रहा। पहली आवाज़, तो तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की? चंदू, मैं क्लिक से कूदने वाला था। पहली आवाज़, तो क्यों नहीं कूदे? मुझे पाँवों की आहट सुनाई पड़ी, करीब आती हुई बातचीत। पहली आवाज़, तो तुमने क्या किया? एक और झाड़ी में सरक गया। पहली आवाज़, तुमने किसे आते देखा? चंदू, प्रोफेसर अरविंद को। पहली आवाज़, दोनों में क्या बातचीत हो रही थी? चंदू, प्रोफेसर अरविंद क्लिफ की ओर बढ़ रहे थे और प्रेसिडेंट को अपने पास बुला रहे थे, लेकिन प्रेसिडेंट हिचक रहा था। पहली आवाज़, इसके बाद क्या हुआ? चंदू, प्रोफेसर अरविंद उसे बहुत उकसाते हैं। उसने नीचे तराई का मेला देखने का आग्रह करते हैं। पहली आवाज़, तब? चंदू, आखिर विवश होकर प्रेसिडेंट क्लिफ के बहुत छोर तक आए। पहली, पीछे। चंदू, प्रोफेसर अरविंद। पहली आवाज़, प्रोफेसर अरविंद का हाथ कहाँ था? चंदू, प्रेसिडेंट की पीठ पर। वे उनकी पीठ पर हाथ रखकर मेले की ओर इशारा कर रहे थे। पहली आवाज़, इसके बाद मुझे प्रेसिडेंट का शरीर लड़खड़ाता दिखा और क्लिफ से नीचे गिरता। पहली आवाज़, क्या प्रोफेसर अरविंद ने प्रेसिडेंट को धकेला? चंदू चुप रहता है। पहली आवाज़, बोलते क्यों नहीं? प्रोफेसर अरविंद ने प्रेसिडेंट को धकेला। चंदू अरविंद की तरफ देखता है। अरविंद कातर दृष्टि से उसकी ओर देखता है। फिर क्षण भर से चंदू की मुद्रा कठोर हो जाती है। चंदू, हो सकता है। पहली आवाज़, इसके बाद क्या हुआ? चंदू, इसके बाद प्रोफेसर अरविंद घबराकर भागने लगे। मैंने उन्हें आवाज़ दी। पहली आवाज़, क्या उन्होंने तुम्हें देखा? चंदू, हाँ, अच्छी तरह देखा। पहली आवाज़, तब क्या वे रुके? चंदू, जी हाँ। नहीं, भागते रहे। मैं भी भागता रहा। पहली आवाज़, वे कहाँ गए? चंदू, प्रेसिडेंट के बंगले में। पहली आवाज़, क्यों? चंदू, शायद फ़ोन करने। पहली आवाज़, तुम्हें कैसे मालूम? चंदू, क्योंकि मैं जब पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उनका फ़ोन आ चुका था। पहली आवाज़, योर ऑनर, और मज़े की बात है कि प्रोफेसर अरविंद ने पुलिस को फ़ोन किया था। उसमें घटना स्थल पर ही चंदू की उपस्थिति का कोई जिक्र नहीं था। योर ऑनर, इससे साफ जाहिर होता है कि वे इस बात को छिपाना चाहते थे। दूसरी आवाज़, आप गवाह से कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं? पहली आवाज़, नो योर ऑनर। दूसरी आवाज़, नाउ द डिफेंस काउंसिल में क्रॉस एग्जामिन द विटनेस। धीरे धीरे अंधकार कुछ ही क्षणों मेरे प्रकाश जेल का आभास। विमलेंदु की शरीराकृति उभरती। विमलेंदु, अब क्या सोच रहे हो? अरविंद, कुछ नहीं। विमलेंदु, क्या तुम चंदू के बारे में नहीं सोच रहे हो? अरविंद, तुम्हें कैसे मालूम? विमलेंदु, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम चंदू के अलावा दूसरे क्या सोच सकते हो? अरविंद, विमलेंदु
चंदू सच क्यों नहीं बोला? विमलेंदु लेकिन वह झूठ भी तो नहीं बोला। उसने तो यह नहीं कहा कि तुमने प्रेसिडेंट को धकेला, उसने सिर्फ कहा हो सकता है। अरविंद पर वह जानता था कि प्रेसिडेंट को मैंने नहीं धकेला। वह जानता था कि मैं अपराधी नहीं हूँ, खूनी नहीं हूँ। इसके बाद भी वह झूठ क्यों बोला? विमलेंदु यही प्रश्न पूछा था द्रोणाचार्य ने, बिल्कुल यही प्रश्न, बिल्कुल। मरते मरते क्यों भूल जाते हो बार बार मेरा लिखा हुआ नाटक? याद करो, महाभारत का 15वां दिन। द्रोणाचार्य स्वयं सेनापति था। घमासान युद्ध। उसने भयानक पद्मकार व्यूह की रचना की थी। वह लड़ रहा था, पांडवों की सेना पर कहर ढा रहा था। लेकिन इसी बीच प्रकाश कम होता है। युद्ध का भयानक कोलाहल, भयानक चित्कारें, कानों में पर्दे फाड़ देने वाली मर्मभेदी आवाजें कम होती हैं। एक तीखी आवाज में, अश्वत्थामा मारा गया। वह देखो अश्वत्थामा। देन द्रोणाचार्य उसे रोकता हुआ, क्या अश्वत्थामा मारा गया? मेरा बेटा अश्वत्थामा। सैनिक लोग तो यही चिल्ला रहे हैं। पांडवों की सेना में खुशियां मनाई जा रही हैं। द्रोणाचार्य, पर क्या यह सच है? सैनिक, युद्ध में क्या सच और क्या झूठ? किसी का भरोसा नहीं। द्रोणाचार्य, क्या तुम इसे पांडवों की चाल समझते हो? सैनिक, कुछ नहीं कहा जा सकता आचार्य। जयद्रथ के वध का स्मरण कीजिए। सूर्य अस्त चल से फिर वापस आ सकता है। मुझे क्षमा करें, मैं नहीं बता पाऊंगा। द्रोणाचार्य उसे रोकते हुए, बताओ कौन मारा गया? अश्वत्थामा नाम का हाथी या मेरा पुत्र? बताते क्यों नहीं? आहत में मैं भी आपकी तरह कोलाहल सुन रहा हूँ। चारों ओर हाहाकार मचा है। अर्जुन के बाणों से व्याकुल होकर कौरवों की सेना भाग रही है। अब मैं कैसे बता सकता हूँ कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, आपका पुत्र? द्रोणाचार्य, कोई नहीं जानता, कोई बताने को तैयार नहीं। युधिष्ठिर आता दिखाई देता। द्रोण पुकारते हैं, युधिष्ठिर सुनो, यहाँ आओ। युधिष्ठिर पास आता है। युधिष्ठिर, आज्ञा गुरुदेव। द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर कोलाहल सुन रहे हो? युधिष्ठिर, हाँ गुरुदेव। द्रोणाचार्य, मेरा मन इसे सुनकर कांप रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तुम सच बोलोगे? युधिष्ठिर, मैं कभी झूठ नहीं बोला गुरुदेव। द्रोणाचार्य, इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। युधिष्ठिर, यहाँ युद्ध में? द्रोणाचार्य, हाँ, यहाँ युद्ध में, जहाँ सब कुछ सत्य है और कुछ झूठ। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में बताओ कि कौन मारा गया? अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, मेरा पुत्र नर या कुंजर? युधिष्ठिर, मैं इतना ही जानता हूँ कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य, नर था या कुंजर था? बोलो, इस प्रश्न के उत्तर पर मेरा जीवन निर्भर करता। जल्दी बताओ। युधिष्ठिर, अश्वत्थामा अवश्य मारा गया। वह नर था, इसकी आगे बुदबुदाता है, या कुंजर? इसी समय जोर से संगतोनी कोलाहल। द्रोणाचार्य एकदम टूट जाता है। तो मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। बैठ जाता। अब मैं जीवित रहकर क्या करूँगा? मैं नहीं, अब मुझसे युद्ध नहीं होगा। आंखों को बंद कर लेता। नेपथ्य की आवाज में, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? दृष्टद्युम्न, काट दो उस बूढ़े की गर्दन। ले लो अपने पिता के अपमान का बदला। दृष्टद्युम्न आता है, निहत्थे द्रोणाचार्य पर आक्रमण करता है। अंधकार कुछ ही क्षणों में प्रकाश। द्रोणाचार्य मरणासन में अश्वत्थामा आकर उसका सिर अपनी गोद में रखता है। द्रोणाचार्य, क्षीण स्वर में, तुम जीवित हो? असु, तब वह धर्मराज झूठ क्यों बोल रहा था? गुरु दक्षिणा की शपथ के बाद भी झूठ क्यों बोला? देन युधिष्ठिर, गुरुदेव। द्रोणाचार्य, ठीक किया तुमने, मैं इसी का पात्र था। सत्य और न्याय का पक्ष जानते हुए भी मैंने उसके विरोध में लड़ा, अपने ही शिष्यों के विरुद्ध। राजकीय अन्य की दास्ता, समझौते का चरित्र। ठीक किया तुमने। इस समय तुम्हारा झूठ बोलना ही धर्म था। युधिष्ठिर, तुम सच भी बोलते तो क्या इतिहास झूठ बोलता? अच्छा किया तुमने, मर जाता है। धन विमलेंदु, मिल गया ना तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर? अरविंद, चंदू की धर्मराज से तुलना करना क्या ठीक है? विमलेंदु, फिर झूठ? तुम जानते हो कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्या है? आवर ऑफ कन्फेशन इज अप्रोचिंग। पर तुम सच नहीं बोलना चाहते। बताओ, चंदू को झूठ बोलना किसने सिखाया? अरविंद, किसने सिखाया? विमलेंदु, तुमने। और किसने? अरविंद, मैंने। विमलेंदु, तुम उसके लिए कब सच बोले? जानते हो, तुम्हारे हर झूठ ने उसके हर विश्वास को गहरे धक्के दिए। कुल मिलाकर शिक्षक के रूप में तुमने उसे क्या दिया? अर्थशास्त्र पर भाषण, माल्थस, पिगू और केन्स के सिद्धांत, ये तो किताबें से भी पढ़े जा सकते हैं। सवाल है, तुमने क्या दिया? क्या ऐसा कुछ दिया तुमने जो उसके जीवन को अर्थ देता? अरविंद, तुम रह रहकर मुझे दोष दे रहे हो, पर बताओ, मुझे झूठ बोलना किसने सिखाया?
विमलेंदु, व्यवस्था ने, दम घोट कर रख देने वाली व्यवस्था ने, विरोध से तिलमिला उठने वाली व्यवस्था ने। अरविंद, क्या मैं शुरू से कमीना था? नहीं। अरविंद, क्या मैंने माल्थस पिगू और केन्स के सिद्धांतों से आगे बढ़कर जीवन का अर्थ खोजने की कोशिश नहीं की? विमलेंदु, की। अरविंद, क्या मुझ में आक्रोश नहीं था, झटपटाहट नहीं थी? विमलेंदु, मैं कहाँ मना करता हूँ। अरविंद, तब तुम उस प्रेसिडेंट को दोष क्यों नहीं देते? विमलेंदु, क्योंकि उसके पास शक्ति थी, व्यवस्था उसकी पीठ थपथपाती थी। शक्ति के कारण तुम्हारी नियति तय करने का उसे अधिकार था। सवाल है उसने जो तय किया उस पर तुम चले क्यों नहीं? याद है जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर सीधे हमला किया, कभी प्रलोभन देकर, कभी आतंक जमा कर। इसलिए विरोध मत करो। सबका विरोध बकवास है। यदि व्यवस्था तुम्हें अपने इशारे पर भौंकने वाला कुत्ता बनाना चाहती है तो भौंको। कुत्ते के पिल्लों को जन्म दो। चंदू और युधिष्ठिर मत पैदा करो। राजकुमार और दुर्योधन पैदा करो। अरविंद, क्या तुम्हारे आत्म बलिदान के यही निष्कर्ष है? विमलेंदु, वजनी शब्दों का इस्तेमाल बंद करो। उन्होंने अर्थशास्त्र खो दिया। मेरा आत्म बलिदान? बेवकूफ़, जानता हूँ मैं। मेरी पत्नी कहाँ है? अरविंद, नहीं, मैं कैसे जानूंगा? विमलेंदु, शहर छोड़कर चली गई। उस बूढ़े अफसर से बचने के लिए, उसकी भूखी नज़र से बचने के लिए, उसकी टपकती लार से बचने के लिए। इसके बाद भी तू आत्म बलिदान की भाषा पर व्याभिचार करता है। शर्म नहीं आती? अरविंद, नहीं, यह झूठ है। विमलेंदु चीख कर, नहीं, यह सच है। आगे मत बोल। जानता है तू कौन है? अरविंद, मैं कौन हूँ? विमलेंदु, तू द्रोणाचार्य, व्यवस्था और सत्ता के कोड़ों से पिटा हुआ द्रोणाचार्य, इतिहास की धार में लकड़ी की ठूठ की तरह बहता हुआ, वर्तमान के कगार से लगा हुआ सड़ा गला द्रोणाचार्य, व्यवस्था से, लाइट हाउस से अपनी दिशा मांगने वाले टूटे जहाज सा द्रोणाचार्य। अरविंद, मैं द्रोणाचार्य नहीं। अरविंदु, प्रोफेसर अरविंद। विमलेंदु, बकवास। तू द्रोणाचार्य है, कौरवों की भाषा बोलने वाला, युद्ध में भी उनका साथ देने वाला। तू किस बात का प्रोफेसर है? तू द्रोणाचार्य है। अरविंद, नहीं। विमलेंदु, हाँ, तू द्रोणाचार्य है। एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य। इस तरह से दोस्तों ये लेसन ख़त्म होता है। एक और द्रोणाचार्य, किस तरह से अरविंद अपने आत्मसम्मान सबको बेच करके कैसे प्रेसिडेंट का साथ देता, ये बताया गया है। धन्यवाद दोस्तों।